हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड के बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं और इस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको लगाना ही लगाना है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। चैनल पे बने रहेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो सच है, ये बात आप बिल्कुल इस चीज को आप देखें, समझें, सुने और आप दूसरों से पूछ भी सकते हैं कि अब जो एनसीईआरटी आपको मिली है इसके क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है अगर आप अपने एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बढ़िया बुक, बढ़िया स्टडी मटेरियल। तो आप एनसीईआरटी के साथ हमारी जो एडुकार्ट की फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है इसको जरूर से प्रैक्टिस करें। इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। इस बुक के अंदर आपको बढ़िया केस स्टडी भी मिल जाएगी, असर्शन रीजन भर भर के दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मार्केट में जितनी भी बुक्स आपको मिल रही हैं उन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के अगर मैं बात करूं तो हमारी इस बुक में मिलेंगे। और लास्ट ईयर भी इसका जो रिस्पॉन्स रहा है सीबीएसई के लिए वो एकदम जबरदस्त रहा है। मैं आप सभी से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा इस बुक को पूरी लगाएगा, पूरी प्रैक्टिस करेगा पूरे साल भर, वो पाएगा कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स उसके आएंगे। ठीक है, ये जो बुक है आपकी सफलता की गारंटी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, तो आप यहां से आज ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जरा भी लेट ना हो आप, है ना, जरा भी लेट ना हो। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही जल्द आप इस बुक को फिनिश कर देंगे। बार बार इस बुक की प्रैक्टिस करें, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे, क्योंकि देखो पूरे साल भर आपको यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, लेकिन यदि आप ऐसे बच्चे हो जिसको लग रहा है कि फिजिक्स में डर की बात है, आप एवरेज बच्चे हो, आपको चाहिए एक पर्सनल गाइडेंस मेरी, तो आप हमारे ऐप पर जो हमारा विनर्स 2.0 बेंच अभी हमने लॉन्च कर दिया है। बहुत ज्यादा जो है बच्चों का शानदार रिस्पॉन्स हमें मिला। तो बच्चे थोड़ा सा, कुछ बच्चे लेट हो गए थे क्योंकि फर्स्ट वाले बैच में तो 4th चैप्टर पे पहुंच रहा है, लेकिन जो विनर्स 2.0 बैच है इसको हम 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है इस बैच के अंदर अभी एनरोल कर लो। इस बैच के अंदर आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस, लाइव मिस हो जाएगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी, टेस्ट मिलेगा, केस स्टडी, असर्शन रीजन, मतलब जो कुछ भी होता है 12th के लिए वो सब आपको यहां पर मिलने वाला है। बढ़िया भर भर के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपकी फिजिक्स की टेंशन फिर मेरी टेंशन होने वाली है। विनर्स बैच की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल रहा है। विनर्स 2.0 के साथ सभी बच्चों को विनर्स 1.0 भी फ्री मिल जाएगा, फ्री एक्सेस, यानी कि पैसा सिर्फ आपको एक बैच का देना है, दूसरा बैच आपको एकदम फ्री मिल जाएगा। और इसके साथ साथ क्या है, एग्जाम टाइम पे जो क्रैश कोर्स लॉन्च होगा तो वो भी आपको अभी साथ के साथ में फ्री मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको कुछ भी पे नहीं करना है, स्टडी मटेरियल कुछ पे नहीं करना है। ये बैच आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे दिक्कत आ रही है फिजिक्स में, तो ठीक है, तो आप अभी एनरोल करो, लेट मत होना। 1 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर 2-4-6 दिन लेट भी हो गए आप तो ऐसा नहीं होगा बहुत सिलेबस छूट जाएगा, लेकिन पहले दिन से पढ़ोगे ना तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। टाइमिंग 9 से 10 हम इसकी रखेंगे, और जिन बच्चों को 1.0 में भी क्लास लेनी हो वो 1.0 में भी ले सकते हैं साथ में। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक भी दे दी है, आपको ऐप की लिंक भी दे दी है। तो कोर्स को भी आप परचेज करें, बुक को भी परचेज करें एकदम, यानी कि विनर्स बैच और एडुकार्ट बुक दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम आपके एग्जाम में बेजोड़ कॉम्बिनेशन होने वाला है। आपको 95 प्लस मार्क्स तक हम पहुंचा कर ही आपको रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस। तो देखिए भाई, तो ये पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है एक बार देखेंगे। ये यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, आप सभी बच्चे भी एनसीईआरटी को साथ में लेकर के रखें। और इस क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है वही हमने जो है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐड कर दिया, एग्जाम्पल नंबर 2.1। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 7 रुपए के लिए सवाल। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.1, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज
इतना चार्ज दिया है, 9 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना है पोटेंशियल। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पोटेंशियल में एक चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर ऊपर रखा जाता है के, जिसकी वैल्यू 10⁻⁹ है। क्यू यानी वो चार्ज जिससे आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। आर यानी कि वो डिस्टेंस, जैसे ये चार्ज क्यू है तो इस चार्ज क्यू से जितनी डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है उसको मैं आर लिखता हूं, या अपॉन में मैं डिस्टेंस लिखूंगा हमेशा, है ना। तो के क्यू बाय डिस्टेंस जो रहेगा वो आपका फॉर्मूला रहेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि लेट से ये आपके पास चार्ज है, ये चार्ज है क्यू और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है पी, यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। ठीक है, के की वैल्यू 9 × 10⁹ है और क्यू की वैल्यू कितने कूलाम का चार्ज बोल रहा है, 4 × 10⁻⁷ कूलाम का। ठीक है, -7 कूलाम का चार्ज बोल रहा है, अपॉन डिस्टेंस कितनी बोल रहा है, 9 सेंटीमीटर। के क्यू बाय आर डिस्टेंस, तो 9 सेंटीमीटर में लिखा है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पर 10⁻⁻2 का इंटू हो जाता है, तो ये मीटर में आ गया। क्लियर है। अच्छा, तो v इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे आप, तो आप यहां पर ये पाएंगे कि 9 से तो कटेगा 9, 10⁻⁻2 से कटेंगे इसको, 10⁻⁻5 बचेगा ऊपर। तो यहां पर आप ये देखें कि 4 × 10⁻, ये प्लस का 9 और माइनस का 5, तो ये बचेगा प्लस का 4 और ये वोल्ट। तो इस जगह का जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, 4 × 10⁻, जो है प्लस का 4 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप ये समझिए इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। देखो बहुत सिंपल सी बात बोली है कि आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर के आओ और उस चार्ज को ले जाकर के जो है आप यहां पे रख दो पॉइंट पी पे। ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यानी कि लाने में इतना चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, टू पॉइंट पी। डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। देखो तो पहले तो आप वर्क निकाल लो। भाई वर्क मुझे निकालना है तो आपने इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये पढ़ा है, जिस चार्ज को आप लेकर के आते हो उसमें वर्क का डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जैसे क्यू डैश चार्ज को लेके आता हूं अपॉन में क्यू डैश लिखता, क्यू नॉट को लेके आया हूं तो क्यू नॉट लिखूंगा। क्यू नॉट की वैल्यू जो है हमारे पास ये रहेगी। ठीक है, और सिंपल आपको सर मुझे नहीं पता क्यू नॉट है क्या है, तो आप क्यू लिख लो। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा v × क्यू। अब यहां पे जितना पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को मैंने v बोला, पॉइंट p पे इतना पोटेंशियल है, और चार्ज q कितना दिया है देखिए जरा, 2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो W इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 × 10⁻⁻5 और ये जूल, ये निकल के आया है, ये निकल के आया है। अच्छा, सेकंड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ भी कभी भी आपको पोटेंशियल कंसीडर करना हो, प्लस चार्ज है तो उसका पोटेंशियल प्लस में लेना है, माइनस है तो पोटेंशियल माइनस में आएगा। यानी कि आपको यह समझना है कि पोटेंशियल इस चैप्टर में जैसा चार्ज वैसा साइन हमेशा कंसीडर करना है। पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस लगाते थे, लेकिन पोटेंशियल की जो भी जीवन भर की कमाई है वो इसका मैग्नीट्यूड ही है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो जैसा चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें साइन हमेशा इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो तो ये वर्क निकल के आ गया। अब कह रहा है क्या ये जो वर्क जो आपने निकाला ये आंसर आपका सेम रहेगा अगर आप पाथ बदल दो तो, यानी कि क्या ये आंसर पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, आंसर है नहीं। आप ये जो चार्ज को लेकर के आए तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा। वर्क क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो चार्ज प्लस क्यू चार्ज है बड़ा वाला, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। तो हम इस फोर्स के, ये चार्ज ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हम इन्फिनिटी से चार्ज को पकड़ के लेके आए और इस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया। फोर्स के अगेंस्ट क्या किया, वर्क किया, और यही वर्क जो है आपसे कितना निकाला, इतना निकाला। कह रहा है कि क्या ये वर्क पाथ पर डिपेंड करेगा, आंसर है नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट जितना भी वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स बस डिपेंड करता है पोजीशन पे। अगर आप इस 4 से 1 मीटर की दूरी पर आए हो तो आपको अगर 10 जूल वर्क करना पड़ा तो आप किसी भी रास्ते को फॉलो करो, कोई भी पाथ फॉलो करो,
उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हर बार सेम वर्क ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे दिस वर्क डन does not depend on path because work done because electric force is conservative force, it means work done against electric field does not depend on path, does not depend on path। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.2 में दिया गया है टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड 2 × 10⁻⁸ कूलम। एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। आर लोकेटेड, आप कहेंगे सर ये तो दोनों चार्ज माइनस के। अरे भैया वो दोनों चार्ज माइनस के नहीं है, आगे लगा हुआ प्लस माइनस साइन देखते हैं। 10⁻⁸ तो ये बता रहा है कि ये 3/10⁸, यानी 10⁻⁸ ये बताता है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर समझना। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, किस पॉइंट पर हमें जो पोटेंशियल है वो जीरो मिलेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आपको ऐसा देखना है, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, है ना। मतलब अगर ऐसा कह दिया जाए तो आपको कोई भी अलग से इसमें प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं। ठीक है, देखो पहला चार्ज Q1, ये देखिए जरा, दूसरा चार्ज Q2, ऐसा। ठीक है, अच्छा दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, Q1 की वैल्यू जरा मुझे बताना, 3 × 10⁻⁸ कूलम, और Q2 की वैल्यू जरा मुझे बताएं, 2 × 10⁻⁸ कूलम। लेकिन ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि प्लस चार्ज हमेशा पोटेंशियल बढ़ाता है और माइनस चार्ज हमेशा पोटेंशियल घटाता है। तो प्लस चार्ज किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बढ़ा रहा होगा और माइनस चार्ज किसी पॉइंट पे पोटेंशियल घटाने की कोशिश कर रहा होगा। एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे प्लस की ताकत और माइनस की ताकत बराबर हो जाएगी। तो जितनी ताकत से पोटेंशियल बढ़ाएगा उतनी ताकत से अगर पोटेंशियल घटाया जाएगा तो उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल जीरो मिल जाएगा। क्लियर है। और हमेशा याद रखिए अगर दोनों चार्जेस बराबर के हैं डाइपोल के केस में, तो पोटेंशियल जो जीरो है वो हमें एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे मिलता है, क्योंकि वहां पे दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बराबर के हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर कोई चार्ज बड़ा है और कोई चार्ज छोटा है तो जीरो पोटेंशियल हमेशा कहां मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के पास में। ठीक है, तो हमने अपने मन से ये मान लिया, अभी हमें ये तो नहीं पता कि कहां पे पोटेंशियल जीरो है, तो हमने अपने मन से मान लिया कि लेट से जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पर जीरो है। तो हमने ये कहा कि इस पॉइंट पे जीरो, तो हमने कहा भाई ये डिस्टेंस कितनी हो गई, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, और हमने कहा ये डिस्टेंस हो गई x। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस x हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास 15 माइनस x। भाई टोटल 15 थी, उसमें से ये x हो गई। क्लियर। तो बस अब मुझे क्या पता है, देखना एट पॉइंट P पॉइंट पर फॉर पोटेंशियल टू बी जीरो, जीरो पोटेंशियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, V1 और V2 इस P पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल मिलाकर कितना निकल के आएगा, जीरो। चलिए ठीक है, तो फॉर्मूला K Q1/R1 प्लस K Q2/R2। R1 R2 क्या है, डिस्टेंस, Q1 से पॉइंट P तक की डिस्टेंस,
Q2 से पॉइंट P तक की डिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, K को K रखा, Q1 की कि सर K को K क्यों रखा, वैल्यू पुट कर दो, देखो अभी कट जाएगा इसलिए नहीं रखा, ठीक है। आपको कैसे पता पड़ेगा, 2 सवाल आप कर लोगे तो आपको ही पता पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए तो K Q1 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, 3 इंटू 10⁻⁻8। R1 की वैल्यू पहले चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस x हमने कंसीडर की, ठीक है। अब इसके बाद K Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻8। अरे सर ये तो माइनस का है तो माइनस साइन कंसीडर करो, अपॉन में R2 मतलब दूसरे वाले चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस, तो 15 माइनस x, 15 माइनस x। सर इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना, देखो कर भी लोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, कर भी लोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे, क्लियर। तो करने की इसको जरूरत नहीं है कोई। k इज इक्वल k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻, अब देखना माइनस का 8 है अपॉन में x, ये वैल्यू सेंटीमीटर में लिखी है अभी, ये इस साइड जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 2 10⁻⁻8, 15 माइनस x। अब देखना ये यहां पर देखो, ये k से तो k कट गया, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कट गया, यहां पे क्या बचा, ऊपर बचा 3/x और यहां पर बच गया 2/15 माइनस x। अब जैसे अगर आप इसको कन्वर्ट कर भी लेते x सेंटीमीटर में, ये वैल्यू सेंटीमीटर, तो हम अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर भी लेते तो यहाँ पे होता 10⁻⁻2 मीटर और यहाँ होता 10⁻⁻2 मीटर। कन्वर्ट अगर हम कर भी लेते तो ये आमने सामने होकर कैंसिल हो जाते, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट भी नहीं किया, क्योंकि इसको और रिजल्ट हमने बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता ही है कि कन्वर्ट हो जाएगा तो नहीं किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 का 3 से तो 45 माइनस ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया 2x, ठीक। 45 इज इक्वल टू 3x, इस साइड जाके प्लस का तो 3x प्लस 2x 5x, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या बचा x, तो x इज इक्वल टू आ गया 9 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में ही हमने लिखी छोड़ दी है। बताएं जरा, क्लियर है ना, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई। बताओ क्या आपको इतनी बात क्लियर आ रही है, क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया, क्लियर। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते ना 10⁻⁻2 लिख लेते तो फिर ये मीटर में लिखा जाता, फिर 0.9 मीटर निकल के आता आपका, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में, क्योंकि फिर आप इसको 15 को भी 15 थोड़ा ना लिखते, उसको भी 0.15 लिखते, है ना, तब जाकर के ये बनता, क्लियर। तो आप तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई, ठीक है। मतलब आप ये देखें कि x से, यानी पहले वाले चार्ज से, कहां से, पहले वाले चार्ज से आपको क्या हो रहा है, अब ठीक जाएगा। देखो तो आपको पहले वाले चार्ज से कितनी दूरी पर आपको जीरो पोटेंशियल मिल गया, बोला 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्या बीच में ही जीरो पोटेंशियल पॉसिबल हो सकता है, नहीं, साइड में भी जीरो पोटेंशियल पॉसिबल हो सकता है। सर कौन सी साइड में, इस साइड के इस साइड, तो क्या कहा था, हमेशा छोटे वाले की साइड ही जीरो पोटेंशियल जीरो फील्ड पॉसिबल हो सकती है। तो चलो मैं आपको ये बताता हूं, यहां पे देखना, तो मैं लिखूंगा, हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूं। यहां पे आप समझिए कि जीरो पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉसिबल एट point P shown at point P on the right side of 15 right side of Q2। इस Q2 के राइट साइड ही पॉसिबल है। कैसे सर, ये देखो, ये Q1 चार्ज ये पॉजिटिव है, ये Q2 चार्ज ये नेगेटिव है, इसके राइट साइड हमने मान लिया
है ना, ये छोटा वाले के कम ताकतवर है, छोटा वाला कम ताकतवर, तो छोटे वाले के पास में और बड़े वाले से दूर, यानी कि बड़ा वाला अपने दूर भी ज्यादा इफेक्ट बना सकता है। क्लियर? तो हमने कहा कि लेट से मैं जैसे Q1 से पहले x डिस्टेंस मानी थी ना, तो मैं एक काम करूंगा फिर से, Q1 से ही मैंने कहा ये टोटल डिस्टेंस हो गई x, और Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस तो दी थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने कहा ये फिर ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो ये बचेगी 50, तो x टोटल x है, ये Q1 से P तक की ये है 15 सेंटीमीटर। तो अगर ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये कितनी बचेगी, x माइनस 15 सेंटीमीटर, तो x माइनस 15 मैंने इसको मान लिया। क्लियर है? ये सेंटीमीटर में वैल्यूज हैं सभी। ठीक, चलो अब आप यहां पर समझो, तो मुझे अब पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, k Q1 बाय R1 प्लस k Q2 बाय R2, दोनों को मिलाकर के 0 हो जाएगा। के Q1 की वैल्यू 3 माइनस का 8 है, R1 की पहले चार्ज से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P तक की x, ठीक है, माइनस के, दूसरे वाला चार्ज 2 माइनस का 8, दूसरे वाले चार्ज से क्या डिस्टेंस है जल्दी से बताओ, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखना जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k से तो k काट दिया, 10 माइनस 8, 10 माइनस का 8 काट दिया, यहां बचेगा 3 बाय x, यहां क्या बचेगा 2 बाय एक्स माइनस 15। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये बचा 3x माइनस 45, ये बचा मेरे पास 2x। क्लियर? तो आप यहां पर देखो 3x माइनस 2x, माइनस का 45 इस साइड तो प्लस का 45, तो x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाले केस में हमें यहां से ये 15 सेंटीमीटर, तो ये पूरी डिस्टेंस है ना, तो हमें यहां से इस पहले चार से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको जीरो पोटेंशियल मिल रहा था, दूसरे वाले केस में आपको यहां से इसकी दूरी पर आपको जीरो पोटेंशियल मिलेगा, कितने 45, यहां से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर जीरो पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी कि और क्वेश्चन में ये भी पढ़ लिया करो कि किस चार्ज से डिस्टेंस पूछी है, नहीं जैसे मान के चलो आपने इस बार अपने मन से ये मान ली कि Q1 से लेकर के पॉइंट P तक की दूरी x है, अगर वो कह देता एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, या उसमें क्वेश्चन में ऐसे देता एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज या एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q2, अगर वो क्वेश्चन में ये लिख के देता ना Q2 चार्ज से कितनी दूर, तो आप ये जो दूरी है वो फिर Q2 के हिसाब से बतानी पड़ती है आपको, तो Q2 से x डिस्टेंस ले लेते, या अगर यहां से डिस्टेंस 9 बताइए तो यहां से फिर 6 सेंटीमीटर हो जाती। ठीक है, इस प्रकार से आप चीजों का ध्यान रखा करेंगे। क्लियर है? अच्छा, क्लियर बात हो गई। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमें क्या दिया जा रहा है इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक, चलो तो नेक्स्ट हमें इसमें जो थर्ड एग्जाम्पल नंबर, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, और 2.3 एग्जाम्पल नंबर 2.3 देखते हैं जरा 2.3 पे क्या दिया जा रहा है। एकदम बढ़िया ही क्वेश्चन है। 2.5 पे आ गए अपन। चलो कोई बात नहीं, आप बुक तो साथ में लेकर के चल ही रहे हो ना, आपके पास बुक होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो ये देखो जरा, मैं इसको ही थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बढ़िया समझना, एक ये प्लस चार्ज है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये माइनस चार्ज है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ठीक है, देखो अब क्या कहा जा रहा है, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात पूछी है, बहुत सिंपल सी बात पूछी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लस चार्ज है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ठीक है, यहां पर आपको एक पॉइंट बताया है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, समझना, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of field and increases in the opposite direction of field।
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल घटता है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। समझ गए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल घटेगा। जिस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं भी इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा हूं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। ये कौन सा पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में Vp में से V घटाया है, तो इस क्वेश्चन में Vp माइनस VQ घटाया है, तो Vp तो हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर। ऐसे मान लो कि ये हो गया मेरे पास लेट से 10 वोल्ट, ये हो गया मेरे पास 15 वोल्ट। तो अगर मैं 15 में से 10 वोल्ट घटाऊंगा तो ये कैसा निकल के आएगा, ये कैसा निकल के आएगा बताओ जरा, ये 5 वोल्ट निकल के आएगा 15 माइनस 10, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। तो Vp माइनस VQ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब दूसरा केस देखो, दूसरा वाला केस। दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है, दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है कि आपके पास दूसरे वाले केस में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है भाई, इनवर्ड होगी, अच्छी बात है। यहां से कैसे है, ये नीचे की साइड दिखाना है, चलो नीचे की साइड दिखा दो, ठीक है सर, ठीक है। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ए और बी पॉइंट ऐसे दिया है। अब तो आप होशियार हो, समझ गए होगे ये पॉइंट क्या है भाई, यहां पे दिया है पॉइंट ए और यहां पे दिया है पॉइंट बी। अब मुझे बताओ जरा कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, जल्दी से मुझे बताओ। मैं फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं या फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रही है नेगेटिव चार्ज के लिए, तो अगर इसमें अगर फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये वाला पॉइंट कैसा होगा, ये होगा लोअर पोटेंशियल और ये वाला होगा हायर पोटेंशियल, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर VA माइनस VB माइनस VA पूछा है, तो अगर मैं VB माइनस VA की बात करूंगा तो देखना जरा, VB माइनस VA की बात करूंगा तो जरा चेक करके बताओ मुझे। तो VB माइनस VA, V माइनस VA पूछा है ना, तो अब देखो, तो अगर मैं B में से A घटाऊंगा, B में से A घटाऊंगा तो B हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को घटाया जाएगा तो आंसर पॉजिटिव ही तो निकल के आएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये तो आपका जो पहला वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है जरा देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या है कि आप टेलीग्राम के अंदर जाएंगे, डेली क्विज मिल रही हैं, उसको तो आप एक्सेस कर ही पाओगे। इसके साथ टेलीग्राम चैनल में जाओगे, ऊपर टच करोगे तो फाइल का ऑप्शन आता है, वहां लाइन से आपको सारी फाइल मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे नोट्स को, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया जरा देखना, ठीक है। ये सब कुछ लिखा ही रहेगा, इसको हटा नहीं रहा हूं मैं, इसको हटा नहीं रहा हूं, ये यहां पे एज इट इज लिखा है, ठीक है। लेकिन इसके सेकंड पार्ट के लिए मैंने जगह खाली कर दी। अब सेकंड देखो, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन हमें चाहिए ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। देखो बहुत सिंपल सी बात कही है, ये मान लो कि ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R, ठीक है। अच्छा, अगर पहला जैसे एक चार्ज नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। एक दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो रिपल्जन फोर्स होगा। अगर मैं कह रहा हूं अट्रैक्शन फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, रिपल्जन फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। ध्यान रखा करो इन चीजों का, ठीक है। देखो तो अब मेरे पास ना ये फिर से एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एज इट इज रखा हुआ है। ये क्या है भाई, ये पॉइंट कौन सा है, Q है, ये पॉइंट कौन सा है, P है, ठीक है। अब देखो, तो अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस अगर मेरे पास देखना, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस मेरे पास लेट से 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे पास लेट से 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक।
क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन चाहिए ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स क्यू एंड पी, है ना। एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज ला करके हमने इस जगह पे रखा होगा और एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज ला करके हमने इस जगह पे रखा होगा, ठीक है। तो पहले आपको ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट की क्या होगी, क्यू पॉइंट की क्या होगी, फिर इन दोनों का अंतर। तो अगर मैं निकालूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, तो जरा देखना, तो फॉर्मूला के बड़ा वाला चार्ज कैपिटल क्यू, है ना, छोटा वाला चार्ज, बड़ा वाला चार्ज कैसा है कैपिटल क्यू मान लिया, छोटा वाला चार्ज कैसा है बोला नेगेटिव, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ 2 हो गई, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप समझना कि ये जो पॉइंट पी है ये इसके पास में, पॉइंट पी कैसा है, पॉइंट पी इसके पास में, तो आप ये पाएंगे पहला चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा, ठीक। अब एक्चुअल में आप ये पाओगे कि ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट पी जो है ये पास में कहां है, ये कहां पर है, मैंने इसको मान लिया लेट से यहां से R1 और ये मान लिया R2, ये पॉइंट पी कहां है बताओ जरा मुझे, ये पॉइंट पी है पास में, ठीक है। यानी कि यहां पर लेट से अगर 2 का डिवाइड करना पड़ा तो आंसर कुछ आएगा, लेट से आंसर आ गया माइनस का 10 वोल्ट। ये एक्सप्लेन नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब क्यू पॉइंट की हम बात करेंगे, ये पोटेंशियल नहीं, एनर्जी 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 निकालेंगे अब किस पॉइंट पे, लेट से क्यू पॉइंट पे, समझना। तो के पहला चार्ज और दूसरा वाला चार्ज भी यहां पे, ठीक है, दूसरा वाला चार्ज भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, अपॉन में क्या है भाई यहाँ पे R2। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना कि माइनस को तो भूल जाओ, माइनस लिख दिया, माइनस को भूल जाओ, के Q1 Q2, अब R2 है, क्या है R2, माइनस को तो भूल ही जाओ, माइनस को भूल जाओ, R2 चार्ज है, R2 डिस्टेंस, तो अब R2 यानी Q वाले चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं है, Q वाले चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो अगर इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो जैसे यहां पर आया था आंसर 10, तो यहां पर अब कुछ कम आ जाएगा, लेट से 4 वोल्ट आ गया, समझ रहा। तो इस जगह की एनर्जी कितनी हो गई, तो हमने कहा इस जगह की एनर्जी हो गई लेट से माइनस का 10 वोल्ट, सॉरी यहां की एनर्जी हो गई माइनस का 4 वोल्ट और यहां की एनर्जी हो गई माइनस का 10 वोल्ट। ये हो गई कि नहीं हुई, चलिए ठीक है। अब आप यहां पर चेक करो, अब आप यहां पर चेक करो, ऐसे ही होगा ना, तो इस जगह की एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, यहां की एनर्जी कम नेगेटिव होगी, क्लियर। चलिए, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ी डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ा ना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एनर्जी का डिफरेंस निकालूंगा, मुझसे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालो पॉइंट पी और क्यू के बीच में, तो बताना जरा। तो अगर मैं यूपी माइनस यू क्यू करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यूपी की वैल्यू -10, ठीक है, माइनस यू क्यू की वैल्यू, क्यू पॉइंट ऑफ पोटेंशियल -4, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहां पे जो एनर्जी है वो मैं किस फॉर्म में लिखने वाला हूं, ये मैं लिखने वाला हूं जूल में, किसमें, जूल में लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर भी आप जूल में लिख दें। अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिया हो धड़ाधड़ तरीके से तो बता, तो उसको हटा देना, क्योंकि अब करेक्शन हो चुका है ना, ठीक है। तो ये जूल में लिखी हुई है, एनर्जी है तो जूल में लिखी जाएगी, ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये माइनस का 4 और चलिए ठीक है। तो अब चेक करो, यूपी इज इक्वल टू यूपी माइनस यू क्यू इज इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 4, तो ये कितना निकल गया है, माइनस का 6 जूल। दैट मीन्स ये जो यूपी माइनस यू क्यू है ये कैसा है, ये यूपी माइनस यू क्यू, तो यूपी माइनस यू क्यू अगर आप कर रहे हो तो ये कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव। यही तो पूछा था, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, तो ये नेगेटिव आया। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर आपको बताता हूं, अगर मैं यहां पे बताता हूं भाई ये कैसा, ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव के लिए देखो यहां पे क्या है भाई, अब पूछ रहा है ए और बी में भी अंतर बताओ, तो लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, समझना। अब इस बार क्या होगा, इस बार दोनों चार्ज कैसे हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, ठीक है। तो यू ए पे निकालूंगा तो के Q1 हाँ और Q2, पहले ए पॉइंट वाला चार्ज, यहां पे भी छोटा सा नेगेटिव चार्ज ले आया और ये भी नेगेटिव है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी बताओ जरा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो के पहला चार्ज ही माइनस दूसरा चार्ज ही माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव आनी है, ठीक है। ये तो हमने प्लस साइन लगा दिया, ठीक। अब ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R1
R1 डिस्टेंस छोटी है तो आंसर कैसा आएगा, बड़ा। तो लेट से इसको मैंने बोल दिया प्लस का 10 जूल, ठीक है। इसी प्रकार से UB, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट में देखूंगा तो इस बार फिर से दोनों नेगेटिव, तो आंसर तो प्लस में आएगा। लेकिन इस बार क्योंकि R2 जो डिस्टेंस है वो बड़ी है, R2 डिस्टेंस बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा तो आंसर कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो ये प्लस का 4 जूल। तो यहां पे मैं अगर UA और UB के बीच का अगर मैं अंतर बताऊं, UA माइनस UB, तो कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 4, तो ये आ गया मेरे पास 6 जूल। कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आ गया। तो UA माइनस UB इज इक्वल टू ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम से जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरी PDF फाइल में जाकर के आपको पूरी PDF मिल जाएगी। पूरे साल भर क्लास 12th के लिए जो है क्विजेस वगैरह चल रही हैं, जरूर से ज्वाइन करो, बढ़िया हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब इसी का थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हो, देखो मैं कोई जल्दबाजी करना नहीं चाह रहा हूं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए आराम आराम से समझा रहा हूं, ठीक। देखो सी पार्ट में क्या दिया है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, वर्क डन बाय फील्ड। देखो अब जैसे मान के चलो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस Q0 को धक्का देना चाह रहा है और इस डायरेक्शन में भगाना चाह रहा है। समझो, धक्का देना चाह रहा है और उस डायरेक्शन में भगाना चाह रहा है। लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है कि हम इसको मूव करा रहे हैं, है ना। अगर हम इसको Q से P तक मूव करा दें, ये तो इसको ऐसे भगाना चाह रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे Q से P तक ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तब समझो तब क्या होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भगाना चाह रही थी, लेकिन हमने जबरदस्ती Q से P तक अगर लेकर के चले गए, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क तो किया, लेकिन उस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ले जाना चाह रही है, लेकिन हम इस साइड को चले गए उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लग रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हुई, इसके जस्ट ऑपोजिट। तो इसका मतलब है वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा, सी, वर्क डन बाय फील्ड क्या है, नेगेटिव। वर्क डन बाय फील्ड क्या है, नेगेटिव। वर्क डन बाय फील्ड इज नेगेटिव, ठीक है। डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। अभी डी में क्या दिया हुआ है जरा चेक करें, डी में क्या दिया हुआ है जरा चेक करें। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फ्रॉम B टू A। अब B से A तक ले जाओ, B से A तक देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाएगी, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं यहां पे, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज को तो रिपेल करेगी, धक्का देगी, यानी इस डायरेक्शन में भेजेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा। लेकिन आप इसको कहां ले जा रहे हो, B से A तक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो जस्ट ऑपोजिट। तो इसका मतलब है कि आप डी वाले केस में भी देखेंगे तो फील्ड ने कितना वर्क किया, नेगेटिव वर्क। कैसा होगा, नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है नेगेटिव पे, उसके जस्ट ऑपोजिट हम इसको लेके जा रहे हैं फ्रॉम B टू A। तो डी में भी क्या लिखा, वर्क डन बाय फील्ड इज नेगेटिव, है ना। तो आप यहां पर देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रीजन ये हो गया, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे देखो, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम B टू A। अगर हम देखो अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज अगर मैं इस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं, तो इस पे जो फोर्स है, क्योंकि नेगेटिव रिपेल होगा ना, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप ये समझें कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और हम इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो आप यहां से आ रहे थे, कोई दूसरे डायरेक्शन में आप पे फोर्स लगाने लगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड घटेगी ना, वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो हाफ mv² फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। तो ई पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू रिपल्जन फोर्स, ड्यू टू रिपल्जन फोर्स ऑन
नेगेटिव चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, बस ये दिया हुआ है बी से ए ले जाने पे। ठीक, उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। काफी सारे बच्चों को एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था लेकिन प्रॉब्लम आती है, तो उम्मीद करूंगा ये आपको यहां पर समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है अभी, इसमें क्या दिया हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास एक ये चार्ज है और ये मेरे पास दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ आ रहा है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R। मान के चलो भाई तीन चार्जेस हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। क्लियर, और यहाँ पे विद साइन रखना है, विद साइन के साथ रखना है। ठीक है, Q1 Q2 Q3, तो मान के चलो Q1 और Q3 इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R13, 2 3 के बीच की डिस्टेंस हो गई R23 और 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस हो गई R12। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या ध्यान रखना है आपको कि कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे चार्जेस सारे पेयर आ जाने चाहिए, बस। ठीक है, तो देखो यहां पर कितने पेयर कितने जोड़े आपको दिख रहे हैं, तो हमने कहा के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस के दूसरा चार्ज तीसरा चार्ज अपॉन, या ऐसे 1 और 1 2 हो गया, पहला और तीसरा अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, प्लस के दूसरा और तीसरा अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, R23। क्लियर, अब आप ये समझ लो कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 2 आ चुका, 1 3 आ चुका, 2 3 आ चुका, सर 3 2 नहीं आया तो 3 2 भी आ चुका, 3 1 नहीं आया, आ चुका, यानी कि अब आप ये देखेंगे सारे पेयर्स यहां पर लिखे जा चुके हैं, अब कुछ भी यहां पर एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है। चेक कर लेते हैं, 1 2 हो चुका, 1 3 हो चुका, यानी कि 1 के दोनों के साथ पेयर बन गए। 2 को देखो, 2 1 हो चुका, 2 3 हो चुका, 2 के भी दोनों के साथ पेयर बन गए। 3 देखो, 3 1 हो चुका और 3 2, यानी 3 के भी दोनों के साथ पेयर बन गए। यानी कि अगर मुझे निकालना है इस ट्राइंगल में जो चार्जेस हैं इनको अपनी अपनी जगह तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो वर्क का फॉर्मूला भी सेम है और कितनी एनर्जी, तो जितना वर्क करना पड़ता है उतनी एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम है। और याद रखें विद साइन, कैसे जो है यहां पे कंसीडर करना है, साइन के साथ आपको जो है चार्जेस लेने हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा यहां पर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 4 चार्जेस, 4 चार्जेस हैं हमारे पास, ये चारों अरेंज्ड है किस फॉर्म में, ये चारों अरेंज्ड है, ये कॉर्नर स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज है। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट, यानी कि ये चार्जेस जो स्क्वायर के फॉर्म में अभी हैं ये पहले तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होंगे, इन्फिनिटी से आप इसको लाए होंगे, इन्फिनिटी से इसको, इन्फिनिटी से इसको, इन्फिनिटी से इसको। ठीक है, तो आपने कुछ वर्क किया होगा और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो पहले आपको निकालना है कितनी एनर्जी जो है या कितना वर्क आपको सिस्टम में करना पड़ा, एनर्जी का और वर्क का फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद आपको ये निकालना है कि ए चार्ज क्यू नॉट, यदि आप एक चार्ज क्यू नॉट को इस ई पॉइंट पे ला करके रख देंगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्लियर, तो ध्यान रखो कि आप पहले ए पार्ट को हम निकालेंगे फिर हम बी पार्ट को निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इसमें स्क्वायर में कितने चार्जेस, देखो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, डी है। ठीक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, ये मेरे पास 4 चार्जेस हो गए। अगर मैं इन सबके बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो 1 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, 2 3 के बीच की डिस्टेंस है डी, 3 4 के बीच की डिस्टेंस डी, इनके बीच की भी डिस्टेंस डी, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी a√2 होती है ना स्क्वायर का डायगोनल, तो d√2। इसी प्रकार से ये डिस्टेंस 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d√2। याद रखना, क्लियर, डायगोनल की स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, a√2, यानी कि जो भी साइड है उसमें √2 का इनटू कर देंगे तो हमें डायगोनल की डिस्टेंस मिल जाती है। क्लियर, चलो तो वर्क निकालते हैं। बताओ जरा वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। पहले इसमें सारे चार्जेस आ जाने चाहिए, कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 प्लस के पहला चार्ज तीसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R13 प्लस के पहला चार्ज चौथा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R14, यानी कि 1 का सबके साथ अरेंजमेंट हो गया। अब 2 का देख लेते हैं, तो के सेकंड और फर्स्ट
क्या ये लिख सकते हैं? आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो सेकंड का कॉम्बिनेशन देख लो किसके साथ? थर्ड के साथ। 2 3 तो कहीं नहीं लिखा, तो Q2 Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R23। क्लियर है। 2 और 4 तो कहीं पे रिपीट नहीं हुआ, तो K2 Q2 Q4 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R24। ठीक है, अब 3 चेक कर लेते हैं। 3 तो 3 1 के साथ तो लिख चुका है, 3 2 के साथ भी लिख चुका है, आगे पीछे लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 4 के साथ नहीं लिखा, तो K Q3 Q4 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R34। अब 4 को चेक कर लेते हैं। 4 देखो 1 के साथ भी लिख गया, 4 2 के साथ भी लिख गया, 4 3 के साथ भी, यानी कि दोबारा से आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस चेक करेंगे। यहां पर एक बात का ध्यान दें, ये सारी डिस्टेंस सेम है D, लेकिन R13 और 24, R13 और R24 ये जो है कितने हैं? D√2। कितने हैं? D√2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो तो मैं सारी वैल्यूज यहां पुट करूंगा, तो W इज इक्वल टू K। Q1 की वैल्यू जरा मुझे बताना क्या है? Q1 की वैल्यू, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, माइनस साइन लगा दिया, नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। R1 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या है? D। ठीक है, चलिए अब चेक करो, 1 कैसा है? 1 पॉजिटिव है, 3 कैसा है? नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस साइन आ गया। K Q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच की 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस क्या है? D√2। ठीक है सर, चलिए 1 और 4 को देख लेते हैं। 1 और 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो भाई यहां पर आ जाएगा माइनस साइन बाहर, अपॉन में 1 और 4 के बीच की डिस्टेंस D है। चलिए प्लस माइनस अभी लगाएंगे। अब 2 और 3 को देख लो, ये 2 है ये 3 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। ठीक है, और दोनों कैसे हैं? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, K Q इंटू Q। अब देखो 2 और 4 को देख लो, 2 और 4, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो K Q Q और 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस है D√2, तो ये D√2 लगा दिया। अब आखिर 3 और 4 को देखो, 3 कहां गया भाई साहब? ये 3 है और 4 ही है, यानी कि एक प्लस एक माइनस, तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, K Q Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस D। ठीक है, अब देखो जरा कैंसल वैंसल करेंगे, ये माइनस का दिख रहा है, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब चेक कर लेते हैं जरा, यहां पे तो क्या हो रहा है, कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो K Q बाय D ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहां पे बच रहा है माइनस का 1, यहां बच रहा है प्लस का 1/√2, यहां बच रहा है माइनस का 1, यहां भी बच रहा है माइनस का 1, यहां बच रहा है प्लस का 1/√2, और यहां बच रहा है माइनस का 1। जब ये सब कॉमन ले लिया, ठीक है, अब देखते हैं जरा, तो W इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय D, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 प्लस 1, देखो ना 1/√2 प्लस 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2। नहीं सॉल्व कर पाते? क्या बात करते हो भाई साहब। ठीक है, तो 1/√2 और 1/√2 को ऐड करना है, ये -2 -3 -4, और 1/√2 प्लस 1/√2 को ऐड करो तो 2/√2 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो K Q स्क्वायर बाय D और माइनस का 4, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, और पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर लो, माइनस का 4√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2, ऐसे कर लो। और क्या है, पूरी वैल्यू सॉल्व करके जो आंसर निकालना होगा वो निकल आएगा, अदरवाइज ठीक है भाई साहब, ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही आप लिख दो, आपका काम बन जाएगा, यहां तक जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको पूरा दिखाना है, जैसे मान के चलो इसमें से 2 भी बाहर निकालिए, तो 2KQ स्क्वायर बाय D, और यहां पर ये माइनस का 2 बचा है, यहाँ प्लस में 1/√2 बचा है। ठीक है, बस ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अगर वैल्यूज दी होती तो वैल्यूज दे करके ये पूरा हो जाता। ठीक है, बात समझ में यार, वैल्यूज दी होती तो अपन वो वैल्यूज यहाँ पुट कर देते। क्लियर, चलो अभी अपन इसको मिला लेंगे। लेकिन तो इस पहले वाले पार्ट में क्या दिया था? पहले वाले पार्ट में हमारे पास ये लिखा था, अच्छा ये वैल्यू माइनस की आ रही है कि प्लस की आ रही है? ये वैल्यू तो प्लस की है, लेकिन जो आंसर जो फाइनल निकल के आएगा उसको चेक कर लेते हैं। ये माइनस के 2 में से ये घटेगा तो ओवरऑल जो आंसर निकल के आएगा वो माइनस का निकल के आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से इस माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे ये प्लस का जो माइनस का है वो प्लस का, ऐसे मतलब ये निकल के आएगी। दैट मीन्स ये जो वर्क जो है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, ऐसे समझ लो। अगर मुझे फाइनली ये निकालना है कि ये वैल्यू माइनस में आई है कि प्लस में आई है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, 2 को तो मैं 2 लिखता हूं, लेकिन 1/√2 जो होता है ना, 1/√2 को जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आता है 0.707। इसका मतलब 0.7 मान लो। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू लिखी है ये माइनस के 1/1.3 है। ये वैल्यू क्या है? माइनस के 1.3। इस माइनस के 1.3 का इंटू यहां हो जाएगा, तो ये जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो माइनस की, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बस उसी लिए जब ओवरऑल वर्क जो है वो नेगेटिव आ रहा है ना, इसीलिए वही चीज बताने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा दिया कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में अगर यहाँ पे माइनस का, अगर मैं ये माइनस जो दिख रहा है उसको कॉमन ले लूँ, तो आप ये पाएंगे कि जो माइनस का 2 है वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, और ये माइनस साइन बाहर बता दिया। सर ये माइनस साइन बाहर निकालना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो ये जो सारे चार्जेस जो हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे सारे चार्जेस इस जगह पे रखे हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, और जो नेगेटिव साइन है वो उसी अट्रैक्शन फोर्स को बताता है। ठीक, तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, हियर negative sign shows attraction force between charges, ठीक है। चलो अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या पूछा है ये चेक कर लो। दूसरा पॉइंट ये पूछा है कि ये जो माइनस क्यू नॉट चार्ज है, अगर आप इसको ई पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सी बात है कि एक्स ऐसे चेक करो, ए से लेके यहां तक की कुछ डिस्टेंस है, ए ने कितना पोटेंशियल बनाया? प्लस का के क्यू बाय एक्स। अब माइनस क्यू, ये माइनस वाला चार्ज है, माइनस ने भी सेम डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, तो सेम पोटेंशियल बनाया होगा लेकिन माइनस का, तो ये दोनों पोटेंशियल तो कैंसिल कर गए। ठीक है, इसने माइनस का पोटेंशियल बनाया के क्यू बाय एक्स, और इसने उतना ही प्लस का पोटेंशियल बनाया के क्यू बाय एक्स। तो आप ये देखेंगे पोटेंशियल जो है वी ई पॉइंट पे, वी एट ई, यानी कि एट पॉइंट ई, जो ई पॉइंट आप देख रहे हो उस पर पोटेंशियल कितना है? एट पॉइंट ई पोटेंशियल कितना है? 0। तो वर्क आपसे पूछा है ना कि इस ई पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज को लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। एग्जांपल निकालो बुक के अंदर 2.4, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, ठीक है। क्यू नॉट को लेके आ रहे हो तो क्यू नॉट लिख दो, ठीक। तो पोटेंशियल ई पॉइंट पे कितना है? 0 इंटू चार्ज क्यू नॉट, तो वर्क डन जो निकल के आएगा दैट विल बी 0, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है इसको। तो यहां पे आपको कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? 0 वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो फाइनल जो निकल के आ रहा है वो क्या है? माइनस साइन ले लिया बाहर, तो 4 माइनस 1√2 ये सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए 4 माइनस और √2, अच्छा अपना क्या आ रहा है? अपना क्या आ रहा है? हाँ, अपन इसको सॉल्व करते तो जैसे अगर आप इनके ही टर्म्स में आंसर लिखना चाहते हैं तो ऐसे हो सकता है। अगर अपन इनके ही टर्म्स में आंसर लिखना चाहते हैं, ये गलत नहीं, 101% सही है, लेकिन जैसा बुक में दिया अगर अपन जैसे उसके टर्म में लिखना चाहते हैं तो √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? के क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस का 4 और प्लस का √2, ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। अब अगर अपन चाह रहे हैं कि भाई ये माइनस बाहर निकला है तो के क्यू स्क्वायर बाय डी, और ये 4 माइनस का √2, ये माइनस बाहर निकाल दे, W इज इक्वल टू, बताओ जरा। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, जैसे जैसे टर्म में आपको लिखना है वैसे लिख सकते हैं, और लगा दिए मैंने, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 2.5, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। अरे 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 भाई साहब, सिंपल तो है, ये बात तो सही है, लेकिन सिंपल में एक छोटा सा डिंपल है इसमें, उसको अपन समझ लेते हैं। देखो जरा क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2.5, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने लायक क्वेश्चन है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड
यानी कि बस ये दोनों चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज रखा है -9 सेंटीमीटर यानी कि x में -9 पे और दूसरा +9 पे। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे आप इसको समझें। दो चार्जेस हैं, थर्ड पार्ट में आप इसके कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं मानता हूं। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है 7 माइक्रो कूलाम, ठीक है, दूसरा चार्ज है -2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू 0। तो एक चार्ज रखा है -9 पे यानी ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट में, और एक चार्ज रखा है +9 पे, दैट मीन्स ओरिजिन से राइट में 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर लेफ्ट 9 सेंटीमीटर राइट। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर हो गई। इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। क्या निकालना है भाई साहब? आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो u इज इक्वल टू k पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पहला चार्ज है 7 k की वैल्यू भी पुट कर दो, तो 9 पहला चार्ज है 7 माइक्रो कूलाम, दूसरा चार्ज है मेरे पास 2 माइक्रो कूलाम, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस साइन ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल निकालो तो जो भी प्रॉपर साइन है वो रखना है। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 आ गया। ठीक है, अपॉन में 18 सेंटीमीटर, सेंटी की जगह 10⁻2 लिखा और ये मीटर हो गया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 10⁻2 और 10⁻4। ठीक, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18। ठीक, तो ऊपर जो बच रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। ठीक है, तो 7 बच रहा है, माइनस साइन तो लगा ही है। अब देखना कितना कितना हो रहा है, 9 0 प्लस की 4 10 0 माइनस की, तो इसका मतलब है कि माइनस का 1 बच भाई 9 0 प्लस की और 6 और 4 10 0 जो है माइनस की, यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 1 बच रहा है, जिसको माइनस का 1 बच रहा है और ये जूल में होगा, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो u इज इक्वल टू 0.7 जूल, ये आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब बताओ जरा, ये चीज क्लियर है? अब यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, कभी आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि यहां पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज चार्जेस टू इंफिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो, इन दोनों को लाने में टोटल जो हमें वर्क करना पड़ा ना, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया और ये -0.7 जूल है। अब अगर मुझे इनको इंफिनिटी पे यानी इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करना है, सेपरेट कहां तक? इंफिनिटी तक। देखो, जब भी कोई चार्जेस इंफिनिटी पे पहुंच जाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है, उन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वो 0 हो जाता है। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन ना रहे, तो इन दोनों के बीच की एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो गई। इसका मतलब है कि ये कहां पहुंच गए? इंफिनिटी पे। क्यों सर? क्योंकि इंफिनिटी पे चार्जेस, फोर्सेस वगैरह सब 0 हो जाते हैं इंफिनिटी पे। ठीक है, तो चार्जेस नहीं, फोर्स वगैरह सब 0 हो जाते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर जो बी पार्ट है उसमें समझना, अगर मुझे इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करना है इंफिनिटी तक, तो इसका मतलब यह है कि इनकी एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, और 0 एनर्जी होने के लिए जितनी एनर्जी अभी है उतनी ही जस्ट ऑपोजिट अमाउंट की एनर्जी दे दूंगा तो एनर्जी 0 हो जाएगी। 0.7 जूल अभी इन दोनों बीच की एनर्जी है, और प्लस के 0.7 जूल दे दूंगा तो एनर्जी 0 हो जाएगी। तो U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.7 जूल एनर्जी शुड बी गिवन, जूल एनर्जी शुड बी गिवन टू चार्जेस टू सेपरेट देम। चार्जेस की जगह में सिस्टम लिखूंगा तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए जरा, क्लियर? इसके बाद देखो, तो यहां पर ये समझिए कि सी पार्ट में क्या पूछ रहा है। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसको देखें। सी पार्ट में यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक, देखो सी पार्ट में, सपोज दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E इज इक्वल टू A अपॉन
1/r², ए की वैल्यू इतनी है, व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन विल बी। देखो यहां तक तो हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है हमसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है, ये लिखा हुआ है, घबराया ना करें आप, ठीक है। देखो कहा जा रहा है कि अगर ये चार्ज, यानी कि इसके ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूं थोड़ा सा, सिर्फ ये वाले पार्ट को यहां पर रखूं, सो दैट दिया जा रहा है, इसको अच्छे से एक बार समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो सेम सिस्टम है ये कहां रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो बहुत समझने वाली बात है, चाहे आप मुझसे ऐप पर पढ़ते हो या आप यूट्यूब पर पढ़ते हो, मैंने दोनों ही जगह पर समझाया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से वर्क निकालते हैं, है ना। तो देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर सेम सिस्टम ऑफ चार्ज रखा है, यानी कि जो 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा। चलिए तो आप देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे एक चार्ज लेकर के आता हूं 7 माइक्रोकूलम का, इसकी पोजीशन मैंने दी R1, क्या R1, ठीक है। तो आप यहां पर ये चेक करो कि मुझे जो है कितना वर्क करना पड़ेगा। तो W1 इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, तो यहां पर ऑलरेडी कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस R1 पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना रही होगी उसके अगेंस्ट मुझे Q1 को लाने वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। तो W1 हो गया। अब W2 की बारी आई, जब मैं इस 2 माइक्रोकूलम या -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को लेकर के आऊंगा तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी इस R2 पॉइंट पे, उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा हो Q2 को लाने में, प्लस अब भाई साहब ये जो पहला वाला चार्ज है वो भी पोटेंशियल बनाएगा, है ना, वो भी बनाएगा ना इस जगह पे पोटेंशियल, ठीक है। तो Q2 को लाने में मुझे पहले चार्ज के अगेंस्ट के पोटेंशियल के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, और ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी R2 पोजीशन पे उसके अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये ओरिजिन से 9, ये 9, तो यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा, अभी ध्यान से समझना। देखो अब एक्चुअल में क्या है कि अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू नेट वर्क W1 प्लस W2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू है, W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो V एट R1 इंटू Q1 प्लस V एट R2 इंटू Q2 प्लस V1 इंटू Q2, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहां पे एक्चुअल में V जो ऑलरेडी, देखो इसका पोटेंशियल तो निकाल लूंगा, V1 का पोटेंशियल इस जगह पे कितना बन रहा होगा तो वो तो मैं निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, देखिए हियर V1, हियर पोटेंशियल ऑफ 7 माइक्रोकूलम एट R2, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस देख लो, यहां पे डिस्टेंस देख लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो आप यहां पे डिस्टेंस एट B, तो V1 इज इक्वल टू सिंपल है K, कौन सा चार्ज का पोटेंशियल देखना है, ये Q1 का, कितनी दूरी पे देखना है, देख के बताओ जरा, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। तो K की वैल्यू 9×9, ठीक, Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, ठीक, पॉजिटिव हो। R की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 18 इंटू 10⁻⁻2 और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखो ये कैंसिल करेंगे, बोला 9 से 2 जाएगा, ठीक, 10⁻2 10⁻4 बचेगा, तो ऊपर बच गया V1, मैं निकालना चाह रहा हूं भाई यहां पे V1, तो V1 कितना बच गया देखना जरा, ये 2 से 7 कटेगा 3.5 आ जाएगा, और 9 और 5, 9 और 4 10⁻5 वोल्ट, यानी कि V1 की जो वैल्यू है वो तो मैंने निकाल ली। मुझे निकालना है कि एक्चुअल में जो ये कौन सा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल बना रहा था, ठीक है। तो V1 तो मैंने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल बना रहा था उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो जरा आप ये बताओ, E इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr होता है कि नहीं होता, ये होता है, ठीक है। यहां से dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, -E/dr हो जाएगी, ठीक है सर। dV इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब चेक करो जरा, चेक करो E की वैल्यू क्या है, चेक करो A इंटू 1/r², मतलब A/r² हो जाएगी, ठीक है।
और ये क्या है भाई, डी आर की जगह डी आर। मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो डीवी से मुझे डीवी का इंटीग्रेशन होकर वी आ जाएगा। मतलब ये जो है कितना पोटेंशियल बना रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, वो मुझे पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन, यहां पे भी इंटीग्रेशन लगाया तो ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/r² का, और ये डी आर। ठीक, माइनस ए 1/r² का इंटीग्रेशन होगा -1/r। ठीक, ये माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो ये v इज इक्वल टू ए प्लस का, और ये अपॉन में r आ गया, तो v इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ये बन गया पोटेंशियल। बस, तो v की वैल्यू मुझे पता पड़ गई, तो w इज इक्वल टू, बस मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा, w इज इक्वल टू, देखो जरा VR1, तो VR1, तो v की जगह a अपॉन R1 इंटू Q1, VR2 तो a अपॉन R2 इंटू Q2, ठीक है, प्लस V1 इंटू Q2। ठीक है, चलिए W इज इक्वल टू, a की वैल्यू दी है ना 9 इंटू 10⁵, तो हमने लिख ली 9 इंटू 10⁵। ठीक है, R1 की वैल्यू मुझे पता है भाई, R1 की वैल्यू ओरिजिन से ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इस प्रकार से, है ना। तो R1 की वैल्यू मुझे पता है कि कितनी दूरी पर है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से R1 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, और Q1 की वैल्यू कितनी है, पहला वाला चार्ज तो 7 माइक्रो कूलम है, तो 7 इंटू ठीक है, तो 7 इंटू 10⁻⁻6। देखो a की जगह ये रखी वैल्यू, R1 9 सेंटीमीटर की जगह मैंने ये रखा, और Q1 की जगह 7 10⁻6 कूलम लिखा है। ठीक है, प्लस a की जगह मैंने फिर से 9 इंटू 10⁵ लिखा, R2 की जगह फिर से ओरिजिन से वो भी 9 सेंटीमीटर की दूरी पे था। ठीक है, और Q2 की जगह 2 माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो कूलम। अब क्योंकि 2 देखना जरा, 2 कैसा है सर, ये 2 तो माइनस का है, ये 2 तो माइनस का है, तो भाई -2 में यहां पे पुट करूंगा, तो माइनस के 2 के कारण ये साइन माइनस का आ गया। ठीक है, तो -2 10⁻⁻6। ठीक है, प्लस V1 की वैल्यू मैंने निकाल ही ली है, V1 की वैल्यू कितनी निकाल ली, चेक करते हैं जरा। तो V1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है, 3.5 इंटू 10⁵, और Q2 की वैल्यू माइनस का, तो माइनस के कारण ये बाहर आ गया, और 2 इंटू 10⁻6। चलिए चेक करते हैं जरा, तो चेक करें, इसको उड़ा दें, W इज इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करो, 9 से तो 9 कट गया, 10⁻⁻5 था अकेला, अभी 10⁻7 बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, इंटू में 7 इंटू 10⁻⁻6। चलिए यहां पे देखो, फिर से 9 से ये 9 उड़ जाएगा, 10⁻7 बन जाएगा, और यहां पर देखो 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, चलिए यहां पे 2 इंटू 3.57 हो जाएगा, और 10⁻6 और ये प्लस का 5, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, ये 7 इंटू 7060 माइनस की, तो ये तो 70 बन गया। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया, ये 2 माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखते हैं जरा, ये कितना हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 20, 7060, तो बचा 1 0 और 20 आ गया माइनस का, ये कितना हो गया 0.7, तो ये W इज इक्वल टू 70 माइनस 20.7, तो W इज इक्वल टू ये बन गया मेरे पास 49.3 जूल। माइनस का कि प्लस का, ये तो प्लस की आ रही है। ठीक है, Q1 तो पॉजिटिव था ना, तो ये वैल्यू तो प्लस की आ रही, तो प्लस का 49.3 जूल, और ये यहां पर जो हमने वर्क किया है वही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक प्लस माइनस की अगर कहीं गड़बड़ तो नहीं है वो चेक कर लेता हूं बस। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं उसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेक तो अपना यहां से भी हो जाएगा। हाँ, प्लस की आ रही है।
ठीक, 49.3 जूल ये प्लस की आ रही, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ सही है, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। देखो, तो इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है एक मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल नंबर 2.6, एक मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है ना, मतलब पोलर मॉलिक्यूल की ये बात की जा रही है। परमानेंट डायपोल मोमेंट कितना होता है भाई, ये क्या है भाई, P इज इक्वल टू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ये परमानेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखो जैसे किसी सब्सटेंस के अंदर ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है होंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के बीच में कुछ गैप होता है ना, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इनके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो आप देख रहे हो उनके बीच में एक दूरी पाई जाती है, जिसको मैंने अभी बोला कि भाई नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच में कुछ गैप होता है। तो हमने कहा दोनों पे चार्ज तो है ही और दोनों के बीच में कुछ लेंथ भी है 12, तो इस प्रकार से इन दोनों के पास कुछ डायपोल मोमेंट बन गया। तो कह रहा है कि भाई इनके पास कुछ डायपोल मोमेंट है, कितना है भाई 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। क्लियर। इसके बाद कह रहा है ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कह रहा है कि आपने इसी सब्सटेंस के एक मोल को लिया और उसको पोलराइज कराया यानी कि आपने उसको लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि रैंडम मोशन नहीं होता मॉलिक्यूल्स का, तो जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से अपना काम कर पाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की 10⁻6 वोल्ट पर मीटर की, तो आपने उनको पोलराइज करा दिया, ठीक है। लेट्स से आपने पोलराइज कराया होगा इस डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आपने ऐसे लगाई तो इसके अंदर जो पोलराइजेशन है वो भी हो गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये P वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल 60 डिग्री। बोला, कह रहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो पहले थीटा इज इक्वल टू कितनी थी 0 डिग्री थी, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी बना दी, तो डायपोल मोमेंट पहले ऐसा था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट ये 60 डिग्री पे आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर ऐसे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई और डायपोल मोमेंट ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो अब उसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। डायपोल मोमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी डायपोल पर और उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में estimate the heat released by the substance in aligning dipole along the new direction of field। कह रहा है इस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज होगी। भाई सर हीट रिलीज ही क्यों होगी, देखो पहले डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल का मुंह ऐसे था, समझना ऐसे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी थी तो एंगल थीटा था 0, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड करती है कि डायपोल को अलाइन करेगी अपने डायरेक्शन में। तो अब अलाइन कैसे करेगी, जब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे घूमेंगे, अब घूमेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी तो वही हीट वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, तो हीट एक्चुअल में क्या है, एनर्जी का लॉस है। तो हम ये देखेंगे पहले इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो इनिशियल एनर्जी थी -PE cos थीटा, तो -PE cos थीटा को हमने सॉल्व किया, P की वैल्यू तो यहां पर दी हुई थी, ठीक है, -PE cos थीटा, ठीक। तो देखो PE cos थीटा, तो पहले तो आप ये समझ लो कि टोटल एक मोल का, जैसे अगर हम कहें एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है भाई 10⁻⁻10 कूलाम, ठीक है, इस तरह दिया है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, समझना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है एक बार अच्छे समझो, ठीक। अगर आपको ये पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है तो जरूरी ये है कि आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का जिसका परमानेंट डायपोल मोमेंट है 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। सर डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक्चुअल में ये -Q चार्ज और +Q चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की
में कुछ दूरी होती है ना, और ये ग्रुप बना होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट से कितनी है, 2l। तो इन दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज तो आई, लेट से दोनों पे चार्ज क्यू होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, तभी तो डाइपोल बनता है। और दोनों बीच की डिस्टेंस, तो क्यू इंटू 2l की जो वैल्यू आई उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है एक मॉलिक्यूल का 10⁻⁻29 कूलम मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि हम इस सब्सटेंस का 1 मोल लें, कितना, 1 मोल, और उसको पोलराइज कराएं, ठीक, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का क्या सेंस है यहाँ पे समझो। एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है अलाइन नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए का लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे होने से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट है वो सीधे हो जाएंगे, रैंडम मोशन नहीं करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे, ठीक। तो कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी होगी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से लो टेम्परेचर पे सारे ही जो है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहती ही है कि जो डाइपोल है वो अलाइन हो जाए उसके, तो पहले थीटा की वैल्यू 0 बन रही थी। फिर आगे कहा जा रहा है एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय सब्सटेंस। अच्छा, आगे द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड। कह रहा है कि डाइपोल मूवमेंट तो चलो ऐसा हो ही गया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने अचानक से बदल दी, पहले ऐसी थी, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री पे कर दी, 60 डिग्री पे कर दी। तो कह रहा है कि इस वाले सिनेरियो में, इस वाले केस में कितनी एनर्जी का लॉस हो गया होगा। सर एनर्जी का लॉस होगा ही क्यों, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार फिर से, पहले ये ऐसे कर दिया था, अब इसको अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे केस में जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा तो फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी जो है हीट निकलेगी, और हीट का जो है यहाँ पर पानी गर्म तो कर नहीं पाएंगे हीट से, तो वहां पर हीट का लॉस हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि भाई कितना हीट का लॉस होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप यहां पर ये समझो, सबसे पहली चीज ये है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली थी, स्टार्टिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, आप ये देखो। तो देखना, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि यहां पर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट उन्होंने इतना दिया है, एक मॉलिक्यूल का 10⁻⁻29 कूलम मीटर, समझना, एक मॉलिक्यूल का। वो कह रहा है कि एक मोल पे एक्सपेरिमेंट करा गया, तो एक मोल के अंदर कितना डायपोल मोमेंट हो जाएगा, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल के अंदर, ठीक है। अब आप ये देखो, तो 6.023 इन 10⁻23 ये क्या है भाई, ये आप ये देखें, या यहां पर जो है 6.26 इन 10⁻23 लिया है, तो आप 6 इन 10⁻23 भी ले सकते हैं, तो आप पूरी वैल्यू लो, ठीक है। चलो, ये एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो टोटल डाइपोल मोमेंट मुझे निकालना है, टोटल डाइपोल मोमेंट मुझे निकालना है, यानी कि टोटल पी की वैल्यू पूरे 1 मोल के लिए। तो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻23 था ना, -29, तो -29 ले लिया, ठीक। तो 6.023 इंटू 10⁻, ये -6 कूलम मीटर, ये टोटल डाइपोल मोमेंट आ गया, क्लियर। तो ये आपने टोटल डाइपोल मोमेंट निकाल दिया। अब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -PE cos थीटा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू हमने पता कर ली, टोटल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इतनी है, E की वैल्यू में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, इनिशियली थीटा की वैल्यू 0 थी, तो cos 0 हो जाएगा, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू आप लोग समझते ही हैं कि 1 होती है, U इज इक्वल टू -6.023 इंटू 10⁻6 था ये, तो ये बचेगा -17 बचेगा, और एनर्जी है तो ये कूलम जूल में जाएगी, एनर्जी है तो किस में जाएगी, ये जूल में। पी की वैल्यू इतनी थी, अच्छा एक मिनट, सॉरी, पी की वैल्यू थी -6 और यहाँ पे वैल्यू थी 6, तो इसका मतलब ये निकल के जाएगी अपनी 6.023, और ये जूल, इनिशियल इतनी एनर्जी हो गई। और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी अगर हम निकालेंगे, अब इसको 60 डिग्री घुमा दिया ना, तो डायपोल मोमेंट और उसके बीच में कितना एंगल हो गया होगा, 60 डिग्री, तो यहाँ पर -PE cos 60, तो -P की वैल्यू, माइनस की जगह माइनस
6.023, पी की वैल्यू जो हमने निकाली है 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से 10⁻6, डाइपोल मोमेंट कितना होता है भाई, सॉरी cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 रख दिया। तो यहाँ पर जो निकल के आ रही है दैट इज, ये सब कैंसिल कर दो और ये जो फाइनल वैल्यू हमारी निकल के आएगी 6.023 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू में ये हमारे पास हो जाएगी 3 2 जा, ये 2 सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और ये 23 का आधा कितना होता है 12.5, 11.5, तो 3.011 जूल, ऐसा आप इसको 115 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको जो है ये फाइनल एनर्जी हो गई। तो अब इनिशियल एनर्जी इतनी थी और फाइनल एनर्जी इतनी थी। अब आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपको चेंज इन एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, चेंज इन एनर्जी जो चेंज हुई होगी, यानी कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी देखो जरा इतनी और फाइनल एनर्जी इतनी, तो आप देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल चेंज इन एनर्जी हम निकाल रहे हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस का 3.011 माइनस, ठीक है। और ये कितनी हो गई भाई, इनिशियल एनर्जी 6.023, ठीक। इसको यह जगह की कमी होने के कारण भाई साहब ऐसे करना पड़ रहा है, चलो मैं अब जगह की कोई कमी नहीं होगी अपने पास, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो यू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल, या ऐसे कर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल है माइनस का 3.011, ठीक है। और ये माइनस इनिशियल एनर्जी है माइनस के 6.023, ठीक। और ये जूल में ही था, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस का 3.011 प्लस का 6.023, यानी कि ये लगभग आपका माइनस ये प्लस का 3.011 जूल के आसपास एनर्जी में चेंज आएगा, यानी कि इतनी एनर्जी ये हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, या फिर ऐसे कहूँ कि इतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक। चलिए बस ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये जो लॉस आपको यहाँ पर इन्होंने 6 × 10⁻6 लिया है ना, तो आपका जो 3 जूल निकल के आ रहा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू आप समझते हो एवोगैड्रो नंबर ही कितनी है, तो उसके हिसाब से हमने ये एग्जैक्ट आंसर निकाल के आपको दिया है, ठीक है। इसमें यही पूछ रहा था ना, एस्टिमेट द हीट रिलीज, कितनी हीट रिलीज होगी, तो वो हमने इसमें बता दिया है, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया होगा, अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, देखें जरा ध्यान से, ए कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट पेपर वाई। देखो बहुत सिंपल जी, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था, इस बार सेकंड में दे दिया कि भाई कॉम्ब को कॉम्ब से अगर हम जो है अपने बालों से अगर इस कंघे को रब करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं और ये अट्रैक्ट करने लगता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर दी हुई है। दूसरा, व्हाट हैपन्स इफ हेयर इज वेट, अगर हेयर गीले होंगे या रेनी डेज में बात करेंगे तो चार्ज एक्चुअल में क्या होगा, मॉइस्चर के थ्रू लीक हो जाएगा। तो जो ड्राई डेज में अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चार्ज लीक नहीं होता, और अगर मॉइस्ट डेज में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चार्ज लीक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलो इसके बाद क्या है, ऑर्डिनरी रबर, तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक। ऑर्डिनरी रबर अगला पूछा जा रहा है, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर, साधारण रबर इंसुलेटर होती हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट के जो रबर्स हैं उसको कंडक्टिंग बनाया जाता है। भाई देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एयरक्राफ्ट, जैसे कि एरोप्लेन, कि जब भी ये लैंडिंग करेंगे तो इसके जो व्हील्स होंगे यानी टायर्स जो होंगे वो ग्राउंड के साथ रब करेंगे, ठीक है। रब करने से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से चार्ज हो जाएगा, और अगर चार्ज इकट्ठा हो गया एक जगह पे तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वहां पर जो है चार्ज लीक ना अगर हो पाया तो फिर आग लग जाएगी, ऐसा समझ लो। ये जो जैसे मान के चलो जो एरोप्लेन टायर्स होते हैं वो पहले एयर के साथ फ्रिक्शन करते हैं जब भी लैंडिंग करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन से चार्ज हो जाते हैं, ठीक। फिर जैसे ही अपन जो है इसको ग्राउंड पे टच कराया जाता है तो जो भी चार्ज इकट्ठा हुआ था अगर वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा अर्थ में तो फिर क्या होगा, तो फिर वहां तो आग लगने के चांसेस होंगे ना। तो यहां पर इस रबर को थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है सो दैट जैसे ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आए सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, और वहां पर किसी प्रकार के आग लगने के चांसेस ना हो, ठीक। चलिए तो यहां पर
ये आपको लिखा मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में रीजन दिया हुआ है। ठीक है, आगे व्हीकल कैरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटेलिक चेन। हाँ, तो ये देखो, तो मेटेलिक चेन यानी कि इसका सीधा सा आंसर क्या लिख देना, टू ट्रांसफर चार्ज, टू ट्रांसफर चार्ज। ठीक है, चलिए, कोई भी कंडक्टिंग व्हीकल वगैरह होता है ना, इसमें अगर इस ट्रक में अगर हम मान के चलें कि कोई पेट्रोल वगैरह जा रही है या इन्फ्लेमेबल मटेरियल, तो भाई अगर ये एयर के फ्रिक्शन से चार्ज हो गई और चार्ज अगर लीक नहीं हो पाएगा तो क्या होगा भाई, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसमें एक मेटेलिक चेन लटका दी जाती है, ठीक है, सो दैट ये क्या कर सके, जैसे मेटेलिक चेन अर्थ के कांटेक्ट में आती है तो जो भी चार्ज इकट्ठा होता रहता है वो इस ग्राउंड में जाता रहता है, यानी कि चार्ज इस पर इकट्ठा नहीं हो पाएगा, कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा। अच्छा, ये सोचने समझने लायक क्वेश्चन होता है, हालांकि अब ये आपको यूट्यूब पर बहुत सारी जगहों पर मिल जाता है। ठीक है, तो बता भाई ये डी पॉइंट दिया हुआ है कि ये आपने काफी जगह ये सुन लिया होगा भी कि जैसे एक पक्षी या बर्ड है, अगर वो एक वायर पे बैठ जाता है तो उसको तो कोई करंट नहीं लगता, लेकिन अगर कोई इंसान जो है ग्राउंड पे खड़े होकर इसको टच कर लेता है तो उसको करंट लग जाएगा। रीजन क्या है, देखो हमेशा याद रखो, करंट लगने के लिए जरूरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, समझना, करंट लगने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे कोई भी पक्षी आकर के बैठा, जैसे इस पे बैठ गया, इस पे बैठ गया, ठीक, तो कोई पक्षी जब आकर के बैठेगा तो उसके दोनों पैर क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। कैसे होंगे, सेम पोटेंशियल पे, दोनों पैर उसके कैसे होंगे, सेम पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे होंगे तो भाई उसकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होगा। जबकि जबकि अगर वही पक्षी ऐसा करे कि एक पैर इस वायर से और एक पैर इस वायर से, तो इसका पोटेंशियल कुछ लेट से 220 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, अब करंट इसमें से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो जब हम ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं ना, जब हम ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं, सॉरी, जब हम ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो तो 0 वोल्ट पे हो गई, नीचे पैर तो 0 वोल्ट पे हो गए, और ये हो गए 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे एक व्यक्ति जो है इसके हाथ हो गए। तो अब क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट इसकी बॉडी से ही फ्लो होना शुरू कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना। जबकि पक्षी वाले केस में दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, तो बस ये वाला केस है। तो यहां पर ये समझ लीजिए कि वही चीज दी जा रही है यहां पर कि करंट जो है पास होने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पक्षी जिस एक लाइन पे बैठता है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर वही पक्षी दो लाइन को पकड़ लेगा ना तो मर जाएगा। ठीक है, फिर उसको करंट लग जाएगा, बढ़िया तगड़ा शॉक। ठीक, तो याद रखना, करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, एक स्लैब है, एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई है जिसका कांस्टेंट की वैल्यू है के, हैज सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी सी, जिसको हमने दिया है नाम एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब कह रहा है कि दूसरे वाले केस में कह रहा है कि आपने एक कैपेसिटर, इसी कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब इंसर्ट करी है और इस स्लैब का जो एरिया है वो उतना है जितना कि इस प्लेट का एरिया है। ठीक है, लेकिन इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। इसके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है, डी। बट ये जो आपने स्लैब जो यूज करी है इसकी थिकनेस जो है या डिस्टेंस जो है ये कितनी है, डी का 3/4 टाइम्स, यानी कि 3/4 टाइम्स ऑफ डी। तो आपको बताना है हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। एक बार और सुनो, ये आपके पास खाली एक कैपेसिटर है, इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी। कह रहा है कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी इसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में बता रहा है कि इस स्लैब की जो थिकनेस है ये टोटल डिस्टेंस का 3/4 टाइम है। ठीक है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है। तो आपको बताना है कि इसकी जो कैपेसिटेंस होगी अभी कितनी हो जाएगी, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज। देखो सिंपल सी बात, कैपेसिटेंस जब भी किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करते हैं पार्शियली, तो उसकी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। ठीक, तो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी, डी यानी कि ये जो डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच के, टी की जगह लिखेंगे 3/4 डी। ठीक है, चलिए प्लस टी की जगह फिर से 3/4 डी,
3/4 डी ऊपर है और ये के, ठीक। ये 3/4 टाइम्स ऑफ डी कहा जा रहा है, इसका मतलब समझ लेना, ठीक। सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4d माइनस 3d अपॉन 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3d/4k बचा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, इसके बाद सी डैश इज इक्वल टू 4 तो चला जाएगा ऊपर, कॉमन लेने के बाद 4 चला गया ऊपर, तो चलो 4 चला गया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे बचा 4d में से 3d गया तो d बचा, प्लस यहाँ पे भी 3d बचा बाय k, ठीक। सॉल्व करेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट ए, चलो यहां कर लेते हैं, सी डैश इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन आ गया, या पहले अपन एक काम करते हैं, डी के प्लस 3d अपॉन के भी भेज दो ऊपर, सी डैश इज इक्वल टू 4k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन आ गया तो बचा k प्लस 3 बचा, ठीक है। तो सी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4k एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को क्या लिखते हैं, चेक करो जरा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को क्या लिखा जाता है, सी, तो यहां पे हमने लिख दिया सी, अपॉन में क्या है k प्लस 3, इतनी कैपेसिटेंस हो जाएगी इसकी ओवरऑल, ठीक है। तो आप ये समझ लो क्या होगा कैपेसिटेंस को, ऑब्वियस सी बात है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, ओवरऑल कितनी हो जाएगी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, के की वैल्यू जितनी भी दे दी जाए आपको, क्लियर है। तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो जरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर 2.9 है, नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का ये पूरा नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें 500 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है इस एंड पे, और इस एंड पे 500 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पे समझो कि कहा जा रहा है 500 वोल्ट की सप्लाई मतलब एक बैटरी लगा दी कोई 500 वोल्ट वाली, आगे कहा जा रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और उसके बाद क्या है यहाँ पे नोट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स विद हायर पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज, यानी कि दोनों प्लेट पे सेम सेम चार्ज होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लेट से हमारे पास ये जो है यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है कुछ इस प्रकार से, देखना कि एक बैटरी लगी होगी कुछ इस यहाँ पे ऐसे 500 वोल्ट की, अब चार्ज जैसे यहाँ पे आया होगा तो कुछ चार्ज यहाँ गया होगा, कुछ चार्ज यहाँ गया होगा, ठीक है। अब देखना जो चार्ज यहाँ पे आएगा वही चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, वही चार्ज इस पे आएगा और वही चार्ज इस पे आएगा, ठीक है। समझो ये इसके बाद समझना, ठीक। तो ये तीनों जो कैपेसिटर आप देख रहे हो तीनों में सेम चार्ज फ्लो होगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं तीनों कैपेसिटर किस में है, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, इन तीनों की वैल्यू जो कितनी दी हुई है 10 माइक्रोफैराड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप ये पाएंगे कि ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो हो जाएगी मेरे पास 10/3, कितनी हो जाएगी 10/3, सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, 10/3 माइक्रोफैराड। कैसे सर, देखो 1/c1 की वैल्यू 1/c = 1/10 + 1/10 + 1/10, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1/c = 3/10, है ना, 3/10, और c = मिल जाएगा 10/3, ठीक, 10/3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे 10/3 माइक्रोफैराड हो गया। अब जो चार्ज देखो, चार्ज एक रास्ते ऊपर से गया और अगला जो है यहां से आ रहा है, तो ये नीचे वाला भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी कितना है बोला 10 माइक्रोफैराड, यहां पे नीचे एक बैटरी लगी थी 500 वोल्ट की, ठीक है। तो अब आप ये देखो ये दोनों किस में हो गए, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में हम कर देते हैं ऐड, तो जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी दैट विल बी, आप ऐसे समझ लो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी नेट = पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो ऐड हो जाएगी, है ना। तो 10/3 + 10 अगर अपन इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 13.3 आ जाएगा, है ना, इससे अपन कैंसिल करेंगे तो सी नेट 13.3 माइक्रोफैराड, ये निकाल दिया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है भाई, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। देखो अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में, तीनों पे कैसा चार्ज है सेम, ठीक, तो हम ऐसे समझ लेंगे कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि 10 माइक्रोफैराड, ये 10/3 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 10/3 माइक्रोफैराड, ठीक, और ये कितना है चेक कर रहे हैं, देखो 10/3 माइक्रोफैराड
और नीचे 10 माइक्रोफैराड। ये वाले नेटवर्क को देखो 10/3 माइक्रोफैराड, ठीक है, और ये 10 माइक्रोफैराड। ये दोनों भाई किस में कनेक्टेड हैं? दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं? दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? सेम। तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो ये C इंटू वी अगर मैं निकाल रहा हूं तो C कितना है? कैपेसिटेंस कितनी है? 10/3 माइक्रोफैराड टू 10⁻⁻⁶, ठीक है। चलिए इनका इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई? ठीक। इसके बाद C इंटू वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500 वोल्ट। तो Q अगर मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं ये ऊपर वाली ब्रांच में, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा भाई? ये 5000 इन 10⁻⁶ अपॉन में 3। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे 5/3 इंटू 10⁻⁻3 और ये हो जाता है 1.66 इन 10⁻⁻3 और ये कूलाम। इतना निकल के आ गया। अब इसमें ये आ गया। अब इस वाले में कितना आएगा? जल्दी से निकाल लो। Q इज इक्वल टू CV इस वाले में, ठीक है। तो दूसरे वाले में, हाँ, तो मैं इसको लिख दूंगा कि इन तीनों में तो ये चार्ज कितना है? ये चार्ज इस पूरे नेटवर्क में बोलूं या फिर इन तीनों में अलग अलग? एक ही बात है, तो चार्ज तो तीनों में सेम जा रहा है। तो ये मैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻3 कूलाम, ठीक है। अब अगर मुझे 10 माइक्रोफैराड में चाहिए तो बस कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो Q इज इक्वल टू देखना जरा, C Q4 देख रहा हूं ना दूसरे वाले में कितना चार्ज होगा, तो ये C4 इंटू V4। अब V तो दोनों में क्योंकि पैरेलल में सेम है, तो C4 की वैल्यू कितनी? 10 माइक्रोफैराड 10⁻�6। V कितना है भाई? 500 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू इतने कूलाम, यानी कि इसके अंदर इतने कूलाम चार्ज जा रहा है, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई दोनों में कितना कितना चार्ज है, ये हमने बता दिया, ठीक है। चलो अभी मैं इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूं, ये इसका आंसर कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ गया भाई? ठीक है, 1.66 वो अप्रोक्स आपका 1.7 इन्होंने ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें क्या दिया जा रहा है, इसको समझ लो, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी एग्जाम्पल है, क्लियर। देखो तो यहां पर दिया जा रहा है कि एक 900 पिकोफैराड कैपेसिटर है जो कि 100 वोल्ट की बैटरी से उसको चार्ज करा गया है, ठीक। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। देखो पहले ये तो एकदम सिंपल है कि ए वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV², लगाओ आंसर पाओ। तो U इज इक्वल टू हाफ C कितना है? 900 और माइक्रो पिकोफैराड 10⁻⁻12। V² कितना है? 100 वोल्ट की बैटरी है तो 10⁻4 हो जाएगा V का स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया 450, 2 से इसको कैंसिल करूंगा 10⁻⁻8, ठीक। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अगर मैं 4.5 लिख रहा हूं, 2 डिजिट छोड़ा 2 डिजिट बढ़ा, ठीक है। तो 4.5 अगर मैं लिख रहा हूं तो जो एनर्जी आ जाएगी 4.6 10⁻⁻6 जूल, ये एनर्जी हो गई। यानी कि इस पार्ट है उसमें क्या दिया जा रहा है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। मतलब इसी कैपेसिटर को आपने बैटरी से हटा दिया, इस कैपेसिटर को बैटरी से हटा दिया, बैटरी रिमूव कर दी, ठीक। और एक दूसरा 900 पिकोफैराड का कैपेसिटर आपने कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया। दोनों पे पहले चार्ज, पहले एक प्लेट पे चार्ज था Q, अब एक प्लेट पे चार्ज होगा Q/2। What is the electrostatic energy stored by system? देखो इस प्रकार से पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा गया है और नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ा गया है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है वो ऐड हो जाती है। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो ये होगा हाफ CV² होता है, ये समझना, ठीक। तो
अब मुझे नई पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैंने हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, ठीक। तो सी डैश की जगह क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा C1 प्लस C2, दोनों ऐड हो जाएंगी भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वी डैश की जगह पे क्या लिखूंगा, देखो वैसे तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूं कि भाई वी डैश कितना हो गया होगा, देखो ये दोनों पे चार्ज आधा आधा हो गया, इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल भी आधा आधा हो गया। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C होता है, ठीक है। V डैश, अब क्योंकि दोनों पे चार्ज आधा आधा हो गया और आप ये समझे कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, तो चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो दोनों का कुछ कॉमन पोटेंशियल होगा, ठीक है। जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो Q डैश बाय C डैश होगा। अरे लेकिन हमें तो ये पता है ना कि कैपेसिटेंस तो नहीं बदलेगी, चार्ज का ट्रांसफर हो कुछ भी हो, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगी। तो आप ये देखो V डैश इज इक्वल टू Q डैश की जगह में क्या लिखूंगा भाई, नया चार्ज कितना हो गया Q बाय 2 और C की जगह पे C। और आप ध्यान से देखो कि Q बाय C की जगह तो मैं V लिखता हूं, तो V डैश इज इक्वल टू V बाय 2 आ गया, यानी कि इस V डैश की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, V बाय 2, जो पोटेंशियल पहले था तो V बाय 2, तो यानी कि V बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 की जगह मैं लिख दूंगा 900 प्लस 900, तो ये हो जाएगा 1800 पिको फैराड, पिको मतलब 10 टू द पावर माइनस का 12, V स्क्वायर बाय 4, तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 4, जो पहले पोटेंशियल था 100 उसका स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू, ध्यान से देखने पर हमें ये पता पड़ता है कि अरे 2 से ये कट गया, 900 बचा, तो ये बचा 900 इंटू 10 टू द पावर, ये चेक करते हैं जरा, ये 4 प्लस का 8 माइनस के 8 और माइनस के 8, ये 9 टू द पावर माइनस का 6 बचेगा, अपॉन में 4 आ गया, तो U इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 जूल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यही पूछा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और विनर्स 2.0 के अंदर आप खुद को एनरोल कर सकते हो, है ना। विनर्स 2.0 के अंदर अभी अभी जस्ट हमने 1 जुलाई से नया सिलेबस लॉन्च करा है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से बेसिक से पढ़ाया जाएगा और सभी सीबीएसई के बच्चे जितने भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका बैकलॉग हो गया है, कुछ भी है, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसके अंदर जो है नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप ये मान लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी होगी इस बैच के अंदर, ठीक है। क्लास 12th के लिए यह बैच है, ठीक है। इसके साथ आपको क्रैश कोर्स एग्जाम टाइम पे फ्री दिया जाएगा, तो आपको क्रैश कोर्स वगैरह कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर टेस्ट वगैरह सारी चीजें PYQ वगैरह सब ऐप पर लगातार चल रहा है, तो आप क्लास के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।